नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे संगठन की बात करने वाले हैं जिसके ऊपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगा। आज हम एक ऐसे संगठन की बात करने वाले हैं जिसके ऊपर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं करवाने का आरोप लगता रहा है। आज हम एक ऐसे संगठन की बात करने वाले हैं जिसने एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जी हाँ, हम बात आरएसएस की ही कर रहे हैं। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। यह एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। इसका मकसद पूरे हिंदू समाज को एकजुट कर अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। साल 1925 में आरएसएस की स्थापना एक नागपुर के एक डॉक्टर ने किया। उनका नाम था केशव बलराम हेडगेवार। लेकिन आरएसएस जैसे एक संगठन की स्थापना करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इसको जानने के लिए आपको इसके पीछे का इतिहास जानना होगा, जो कि बड़ा ही रोचक है। 1920 के दशक में भारतीय मुसलमान यह चाह रहे थे कि तुर्की में खिलाफत की भर्ती की जाए। वहीं उस समय हिंदू और मुस्लिम के बीच के रिश्ते हमारे देश में ठीक नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं थे। और ऐसे में महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम एकता को बनाने के लिए असहयोग आंदोलन में मुसलमानों को भी शामिल किया, जिसे आगे चलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। लेकिन जब हिंसा की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, तो जो मुसलमान महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में जुड़े थे वे गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना गुस्सा हिंदुओं की तरफ मोड़ दिया। और उसके बाद देश में कई जगह लगातार धार्मिक घटनाएं घटने लगी, सांप्रदायिक घटनाएं। कथित तौर पर 1921 में मालाबार में हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ी हिंसा हुई, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद लगातार कई सालों तक धार्मिक घटनाएं घटते रही, धार्मिक हिंसा होते रही। वहीं सन 1923 में नागपुर में भी इसी तरह का एक घटना घटा, जिसे मुस्लिम दंगा कहा जाता है। उस दंगे में हिंदू पूरी तरह से असंगठित और डरे हुए महसूस हुए। उस घटना ने हेडगेवार के दिमाग में बहुत बड़ी छाप छोड़ी। उसके बाद उन्हें हिंदू समाज को एकजुट करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने 1925 में आरएसएस की नींव रखी। लेकिन आरएसएस का विवादों से काफी पुराना रिश्ता रहा है और उस पर कई बार बैन भी लग चुका है। 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, तो 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर बैन लगा दिया गया और साथ ही आरएसएस के कई प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि नाथूराम गोडसे आरएसएस के ही एक सदस्य। लेकिन जब आगे चलकर अदालत में मामला पहुंचा, तो नाथूराम गोडसे यह क्लेम करते रहे कि वे 1946 में ही आरएसएस को छोड़ चुके थे। हालांकि 1949 में भारत सरकार ने कुछ शर्तों के साथ आरएसएस पर से बैन को हटा दिया। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा 1970 में इस आयोग की रिपोर्ट पब्लिश किया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति कपूर आयोग ने यह कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं, यानी यह साबित नहीं हो सका कि गोडसे आरएसएस के ही सदस्य थे। लेकिन आरएसएस पूरे भारतवर्ष में तब फेमस हुआ जब 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पूरे भारतवर्ष में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल थोप दिया। तब इंदिरा गांधी ने पूरे संविधान की, पूरे भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया, मीडिया और प्रेस की आजादी को छीन लिया। अब प्रेस और मीडिया में सिर्फ वही चीजें प्रकाशित हो सकती थी जो इंदिरा गांधी या भारत सरकार चाहती। सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
और जब इंदिरा गांधी को लगा आरएसएस एक बड़ा संगठन है और इमरजेंसी के खिलाफ वो विद्रोह कर सकता है, तो इंदिरा गांधी ने आरएसएस के खिलाफ भी बैन लगा दिया। तब आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख देवरस ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर उन पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर वो प्रतिबंध हटा देंगे तो ये आपकी सहायता करेंगे, यानी इंदिरा गांधी की सहायता कर। लेकिन इंदिरा गांधी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड आंदोलन खड़ा किया और मीडिया में सेंसर किए गए साहित्य को बड़े पैमाने पर छापकर लोगों में बांटा गया और इस आंदोलन को तेज करने के लिए पैसे भी इकट्ठे किए जा रहे थे और आंदोलन में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए जेल के अंदर और बाहर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। आरएसएस के कई हजारों कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस समय भारत में दोबारा से लोकतंत्र की बहाली करने का आरएसएस एकमात्र तरीका था, एकमात्र जरिया। और इन सब अथक प्रयासों के बाद 1977 में इमरजेंसी हटाकर दोबारा से लोकतंत्र बहाल किया गया और इस इमरजेंसी के दौरान आरएसएस के संघर्षों ने आरएसएस पर लगे पहले के सभी दाग, जैसे कि महात्मा गांधी की हत्या, इस तरह के सभी दाग धो दिए थे। लेकिन आरएसएस कभी भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं जुड़ी। इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस के एजेंडे में काऊ प्रोटेक्शन के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन जरूर दिया था कि जब भारत आजाद होगा और प्रधानमंत्री बनेंगे तो गौ हत्या के खिलाफ कानून लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। जैसे ही देश के बंटवारे हुए तो बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नेहरू जी, आपने लाहौर में एक भाषण दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया या मेरे हाथ में देश की बागडोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून 1 मिनट में बनाऊंगा। अब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो। तो नेहरू जी का बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी, अभी की थोड़ी। तो उसने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है आपको, गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में, क्या तकलीफ है आपको? तो नेहरू जी ने कहा मेरे लंच का क्या होगा। और नेहरू जी का सेक्रेटरी जिसका नाम था जॉन मथाई, वो लिख कर गया है कि नेहरू जी के लंच में बीफ चलता था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, वो खुद गाय का मांस खाते थे और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते। आरएसएस आज देश का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संगठन। 2014 तक इस संगठन के साथ 50 से 60 लाख लोग जुड़ चुके थे। वहीं 2019 के आरएसएस के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में आरएसएस के लगभग 85,000 ब्रांचेस खुल चुके थे। आरएसएस का मेन ब्रांच नागपुर में है और आरएसएस के अभी के प्रमुख मोहन भागवत हैं। आरएसएस के इतना ताकतवर होने के पीछे संघ परिवार कहा, यानी कि आरएसएस के अंतर्गत कई और संगठन आते हैं, जैसे विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, यह इसी संगठन के अंतर्गत आता है। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, यह इसी संगठन के अंतर्गत आता है। सेवा भारती, यह जरूरतमंद लोगों की मदद करता है, यह एक संस्था है जो कि आरएसएस ही चलाती है। विद्या भारती, यह आरएसएस का एक एजुकेशनल विंग है। इसके अंतर्गत 12,000 से भी ज्यादा स्कूल आते हैं। इसके अलावा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इसके साथ साथ कई और भी संगठन आरएसएस के अंतर्गत आते हैं जिसे आरएसएस चलाते हैं। आरएसएस ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल कर रख दिया है। आरएसएस की वजह से ही आज भारतीय राजनीति को परिवारवाद की राजनीति से छुटकारा मिला है। आरएसएस ने भारतीय राजनीति के कई नामचीन हस्तियों को तैयार किया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, रामनाथ कोविंद और भी बहुत सारे। 2014 में भाजपा के चुनाव जीतने के पीछे भी संघ का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरी राय में आरएसएस जैसे संघ या संगठन पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे होने चाहिए,
क्योंकि आरएसएस ना सिर्फ राजनीति में बल्कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सेवा भाव में भी बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।